Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. So yesterday we have discussed about the histological classification of bones. We have seen the mature bone and immature bones. And today we'll discuss about the blood supply to bones. And I already told you yesterday कि bones जो है they are supplied by three systems. And the first system is nutrient artery system. Second is metaphyseal and epiphyseal system. And the third is periosteal system. So first let us talk about the nutrient artery system. Okay, actually all the long bones जो हमारी body में होते हैं they have one or more nutrient arteries that enter through a nutrient foramen. न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है ये हमारे हमारे लॉन्ग बोन्स में जो डायाफाइसिस होता है वो डायाफाइसिस दिस इज एक्चुअली द ब्लड सप्लाई टू द लॉन्ग बोन्स राइट और उस उनमें जो डायाफाइसिस होता है डायाफाइसिस दैट इज द शाफ्ट ओके इन द मिडल ऑफ दैट शाफ्ट और डायाफाइसिस वहाँ पे एक होल होता है स्मॉल होल विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट फोरामेन और उसी न्यूट्रिएंट फोरामेन से जो है न्यूट्रिएंट आर्टरी इट कैन बी वन और मोर देन वन आर्टरीज जो है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट फोरामिना से जो है बोन के अंदर चली जाती है ओके और ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है यही एक्चुअली जो है मेजर ब्लड सप्लाई जो बोन्स को मिलती है दैट इज दिस न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई बिकॉज जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है इट ब्रांच फ्रॉम मेजर सिस्टमिक आर्टरीज जो हमारी बॉडी में सिस्टमिक आर्टरीज मतलब which drains the blood from the heart to and then supply it to different parts of the body और वो सिस्टमिक आर्टरीज जो है मेजर सिस्टमिक आर्टरीज उन्हीं से ये न्यूट्रिएंट आर्टरीज जो है ये अराइज होती है so this is the main supply of blood to the bones and after entering the bone through the nutrient foramen this nutrient artery enters the medullary cavity or medullary canal. Medullary cavity we have seen in the anatomy of long bone कि जो है medullary cavity जो है वो diaphysis में अंदर से एक canal होता है cavity होता है which जिसके अंदर येलो बोन मैरो या बोन मैरो प्रेजेंट होता है तो इसी मेडुलरी कैनाल में जो है ये न्यूट्रिएंट आर्टरी चली जाती है थ्रू दी न्यूट्रिएंट फोरामेन ओके एंड इसके बाद जब ये मेडुलरी कैविटी में चला जाता है ये न्यूट्रिएंट आर्टरी इसके बाद ये जो है दो मेन ब्रांच में डिवाइड होता है ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट बीच में आवाज आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज हैंड्स देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन ओके तो अब जो है आई वाज टेलिंग यू कि मेडुलरी कैविटी में जब ये न्यूट्रिएंट आर्टरी चली जाती है थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन और उसके बाद इट डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रांच वन इज गोइंग टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड द अदर ब्रांच गोज टुवर्ड्स द डिस्टल एपिफाइसिस और वी कैन सिंपली से one goes to the proximal end of the bone and other goes to the distal end of the bone okay we call them as ascending and descending branch also and then each branch जो है whether it is ascending branch or it is descending branch ये laterally भी है छोटे छोटे arterioles इससे जो है arise होते हैं ताकि ये जो है distal या proximal end तक पहुंचने तक जो है ये bones में जो lateral aspects है उनको जो है blood supply दे दें ओके इसके बाद जो है ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच जो है ये जो है पहुंच जाते हैं टू द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन वेदर इट इज प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और द डिस्टल एपिफाइसिस और वहाँ पे ये मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल आर्टरी सिस्टम के साथ ज्वाइन होता है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्टली जो सेकेंड सिस्टम है ब्लड सप्लाई का दैट इज मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल सिस्टम उन आर्टरीज के साथ ये जो ब्रांचेस है जब ये एंड तक पहुंच जाते हैं वहां पे ये उनके उन ब्रांच के साथ ही कंबाइन होते हैं एंड देन दे सप्लाई द ब्लड to the proximal end of the bone and the distal end of the bone okay we can see here in the diagram
here is जो है नीचे जो है there is nutrient foramen, you can see there is a hole in the diaphysis, और nutrient foramen जो है वहाँ से red color की nutrient artery जो है that arise that goes inside the medullary cavity, and inside the medullary cavity you can see it is dividing into two branches. One goes down, that is the descending branch, and other goes up, that is the ascending branch. और ascending branch जो है या descending branch जो है ऊपर जब ये जाता है टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल और नीचे जाता है टुवर्ड्स द डिस्टल जो है, बीच में ये इससे जो है छोटे छोटे लेटरल आर्टीरियोल्स भी इससे अराइज होते हैं, और जब ये प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड तक पहुंच जाता है वहाँ पे मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल जो आर्टरी सिस्टम है उनके साथ ये कंबाइन होके ये जो है हमारी बोन को ब्लड सप्लाई देता है। ओके इसके बाद जो सेकंड सिस्टम है दैट इज मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल सिस्टम। ये metaphyseal and epiphyseal system, we all know that epiphysis is the ends of the bone. There is proximal epiphysis and distal epiphysis. So ends of the bone are the epiphysis, and the region between the diaphysis and epiphysis is called as metaphysis. So metaphysis and epiphysis जो है these are the ends of the bone. Okay, so ये जो है ये जो आर्टरीज है मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल आर्टरीज, ये एंड्स ऑफ द बोन को जो है ब्लड सप्लाई करते हैं। फाइन, ये हमने न्यूट्रिएंट आर्टरी जो देखा, न्यूट्रिएंट आर्टरी इन द मिडल ऑफ द बोन एंटर होता है इन द मेडुलरी कैविटी, फिर ये भले ही ऊपर या नीचे की तरफ जाता है लेकिन रास्ते में जो है लेटरल आर्टीरियोल्स भी इससे अराइज होते हैं, राइट। लेकिन जो ये एपिफिशियल एंड मेटाफिशियल सिस्टम्स है दे आर supplying the blood to only the ends of the long bones. फाइन, और ये जो एपिफिशियल एंड मेटाफिशियल सिस्टम जो आर्टरीज है ये डायरेक्टली मेजर सिस्टमिक आर्टरीज से अराइज नहीं होते हैं, दे अराइज फ्रॉम दी जो है फ्रॉम द आर्टरीज विच आर सप्लाइंग द ब्लड टू द एसोसिएटेड जॉइंट्स। ओके, जो इनके नज़दीक जो जो बोन में जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स को जो ब्लड सप्लाई होती है एक्चुअली उन्हीं आर्टरीज से ये मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल जो आर्टरीज है अराइज होती है। फाइन, एंड देन first we'll talk about metaphyseal arteries. They enter the metaphysis of a long bone. Metaphysis, don't forget, is the region between the epiphysis and diaphysis. Okay, small region. अब वहां से जो है ये लॉन्ग बोन के अंदर एंटर करता है एंड टुगेदर विद द न्यूट्रिएंट आर्टरी ये सप्लाई करता है टू द रेड बोन मैरो विच इज प्रेजेंट देयर इन द कॉम्पैक्ट बोन in the epiphysis, okay, and then the bone tissue of metaphysis, okay। और इसके बाद जो epiphyseal arteries है they enter the epiphysis और वो भी जो है सप्लाई करते हैं रेड बोन मैरो को blood or bone tissues of epiphysis. So metaphyseal arteries and epiphyseal arteries, they are supplying the blood to the red bone marrow, and then metaphyseal artery supplies the bone tissues of metaphysis, and the epiphyseal artery supplies the bone tissue of जो है epiphysis. और उसके बाद जो है we have the third system, that is the periosteal system. Periosteal system जो है these are small arteries which are actually accompanied by nerves. Periosteum in the bone, periosteum में जो है that is rich in nerve supply, that periosteum. तो इसीलिए जो है जो हमें बोन में जो पेन फील होता है that is majorly felt in the periosteum, that is the outer covering. Okay, so इस periosteum में जो है there are small arteries which are accompanied by the nerves, वो जो है डायाफाइसिस में एंटर करते हैं थ्रू मैनी जो है कैनाल्स विच आर कॉल्ड एज वोकमैन्स कैनाल्स। ओके, और वोकमैन्स कैनाल से जो ये पेरियोस्टियल आर्टरी सिस्टम है ये एंटर होता है और ये पेरियोस्टियम को ब्लड सप्लाई करते हैं एंड द आउटर पार्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है हमें पता है कि मेडुलरी कैविटी सराउंड उसके जो है वो सराउंडेड होती है a little by compact bone, and outside there is diaphysis जो है वो majorly बना हुआ होता है compact bone का। और compact bone का जो outer
पार्ट होता है, आउटर मेजर पार्ट एक्चुअली, दैट इज सप्लाइड बाय पेरियोस्टियल आर्टरीज, और जो इनर वाला पार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय दोज लेटरल ब्रांच ऑफ दैट न्यूट्रिएंट आर्टरी, ascending branch and descending branch. I hope you got it. समझ आया ब्लड सप्लाई? हाँ, पेरियोस्टियल सिस्टम जो है ये, 1 सेकेंड, हाँ, पेरियोस्टियल सिस्टम जो है, पेरियोस्टियल सिस्टम थ्रो पेरियोस्टियम एंटर करती है अंदर, ओके, और जो है एक तो ये पेरियोस्टियम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो पेरियोस्टियल आर्टरी है इट इज अकम्पनीड बाय नर्व्स, ओके, इसके ये जहां से एंटर करते हैं थ्रू वॉकमैन्स कैनाल्स, पेरियोस्टियल आर्टरी, वहीं से जो है नर्व्स भी एंटर करती है, जो नर्व सप्लाई होती है बोन्स को, और वहां से जो जो पेरियोस्टियल आर्टरी जो एंटर करती है, यू कैन सी हियर मेडुलरी कैविटी के बाहर, 1 सेकेंड, मेडुलरी कैविटी के बाहर, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन हियर, ओके, एंड दिस कॉम्पैक्ट बोन का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट मतलब टुवर्ड्स द पेरियोस्टियम, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय दिस पेरियोस्टियल आर्टरी, और इसका जो इनर पार्ट है that is supplied by the lateral branch. You can see here these are the lateral branches of the ascending branch of, or descending branch of the nutrient artery. जो compact bone का जो अंदर वाला हिस्सा है that is supplied by simply by nutrient artery system, और जो compact bone का बाहर वाला जो एरिया है और जो पेरियोस्टियम है वो सप्लाई किया जाता है by the periosteal artery. Is it clear now? Okay, fine. इसके बाद जो है, when this is the artery supply, this is the supply of oxygenated blood, right, and nutrient rich blood. Now we have to talk about the venous drainage. Okay, क्योंकि अगर arterial blood अंदर जाएगा bones के, then venous blood has to be drained out of the bone, right? अब venous जो blood है that is carried by veins, and veins जो ये venous blood carry करते हैं away from the long bone, there are जो है these are present at the three places, just like this artery system, these veins are also present at the three places. First is one or two nutrient veins which accompany the nutrient artery, okay, and exit through the diaphysis. You can see here everywhere जहाँ पे भी whether it is nutrient artery, whether it is periosteal artery, whether it is epiphyseal artery or it is metaphyseal artery, they are accompanied by veins there, राइट? अब यहाँ पे जो है जो भी आर्टरी, कंसर्न्ड आर्टरी अंदर ब्लड सप्लाई लेके जाएगी, वहीं से जो है बाहर वेन्स भी निकलती है जो अंदर से वीनस ब्लड को बाहर ड्रेन करते हैं. वी हैव द न्यूट्रिएंट वेन ड्रेन्स द ब्लड, drains the venous blood through the nutrient foramen, and then we have the epiphyseal veins. Epiphyseal veins जो है वो एपिफिशियल आर्टरी को अकम्पनी करते हैं, और एपिफिशियल आर्टरी जो अंदर ब्लड लेके जाती है, देन द वीनस ब्लड विल बी ड्रेन्ड बाय द through the epiphyseal vein, और then the same is for the metaphyseal artery जो blood अंदर लेके जाती है, that venous blood will be drained out by the metaphyseal vein, okay, and then periosteal artery, वहां पे भी जो है that is accompanied by periosteal vein. So all these veins जो है metaphyseal vein, epiphyseal vein, nutrient vein and periosteal vein, they are responsible for draining the venous blood away from the long bone, right? And then when we talk about nerves, नर्व्स जो है वो एकम्पनी करते हैं ब्लड वेसल्स को, जो है बोन को सप्लाई करते हैं, नर्व्स भी वहीं से एंटर करते हैं, और मैंने अभी आपको कहा था कि जो पेरियोस्टियल आर्टरी है दैट इज मेजरली एकम्पनीड बाय द नर्व्स, ओके, वहां से जो है नर्व्स जो है वो एंटर करती है, जो हमारे नर्व सप्लाई रहती है हमारे लॉन्ग बोन्स को, ओके। अब ये नर्व्स जो है ये सेंसिटिव रहते हैं मोस्टली टू टियरिंग, ओके, जब कट होता है हमारी बोन में, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर,
ओके। जब फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए, या टीयरिंग जो भी होती है इस बोन में, इसके लिए ये हमारी जो नर्व्स रहती है वो सेंसिटिव रहती है ज़्यादा। ओके। तो इसीलिए जो है जब जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर हो या बोन ट्यूमर हो, तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। ओके। और इसके बाद जो है और एक प्रोसीजर होता है, दैट इज दी बोन मैरो जो है बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी जब करते हैं तो वो नीडल, जब हम बोन मैरो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बोन, और उसको उसके लिए जो है हम नीडल इंसर्ट कर देते हैं थ्रू दी जो है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के थ्रू हम नीडल इंसर्ट करते हैं, अंदर से हम बोन मैरो सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं। बोन मैरो सैंपल जो है कलेक्ट किया जाता है टू डायग्नोज और टू एग्जामिन द कंडीशंस, लाइक जो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में जो है बोन मैरो में देयर इज अनकंट्रोलेबल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और देयर इज एप्लास्टिक एनीमिया। वो जो ब्लड डिसऑर्डर्स हमने देखे थे जो बोन मैरो से रिलेटेड थे, तो उन सारी चीज़ों के लिए जो है हम बोन मैरो सैंपल कलेक्ट करते हैं, और बोन मैरो सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम नीडल इंसर्ट कर देते हैं थ्रू द पेरियोस्टियम। ओके। और जब पेरियोस्टियम के थ्रू वो नीडल इंसर्ट होता है तो उस वक्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, बट वंस द नीडल इज इनसाइड द बोन, इट हैज़ क्रॉस्ड द पेरियोस्टियम, तो उसके बाद जो है वो पेन जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। सो दैट इंडिकेट्स कि पेरियोस्टियम में जो है हमारी, दैट इज एक्चुअली रिचली सप्लाइड by the nerve supply in the bone. So this was all about the blood supply, that is the artery system, then the venous drainage and the nerve supply to the bone. Fine. और इसके बाद जो है we have one important topic, that is the bone formation. Okay. Bone formation जो है, it is the process which is called as ossification. जो हमारी बॉडी में वेदर इन दी एम्ब्रियो और फीटस, डिफरेंट स्टेजेस पे जो है बोन फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस. Okay, so osteogenesis, whether you are asked a question in your exam as osteogenesis or ossification or bone formation, it is the same thing. Fine. अब ये bone formation जो है, bone formation occurs जो है इन फोर प्रिंसिपल सिचुएशंस, मतलब चार सिचुएशंस में हमें बोन फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज, दैट इज द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स. जब सबसे पहले हमारी हमारी बॉडी में बोन फॉर्मेशन होता है, दैट इज द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, और वो होता है इन द एम्ब्रियो एंड फीटस. Okay, that occurs in the embryo and fetus. Then the second is for the growth of bones during infancy, childhood and adolescence. Okay. पहले initial bone formation हो गया in the fetus, and then when the baby is born, उसके बाद जो है infancy में, childhood में, adolescence में, there is the growth of bones, right? अब उस वक्त भी हमें bone formation की ज़रूरत पड़ती है, and the growth of bones will be until their adult sizes are reached. Okay. और फिर तीसरा है the remodeling of bone, that is the replacement of old bone by a new bone tissue throughout the life. मैंने आपको परसों कहा, जब हम ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स पढ़ रहे थे, ऑस्टियोब्लास्ट पढ़ रहे थे, ऑस्टियोक्लास्ट पढ़ रहे थे, ऑस्टियोसाइट्स पढ़ रहे थे, और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि द फंक्शन ऑफ ऑल दोज बोन्स, और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था दैट बोन टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय, ओल्ड बोन टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू बोन टिश्यू. तो उसके लिए भी हमें बोन फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बोन रीमॉडलिंग. एंड देन the fourth condition is the repair of bones. Repair of bones, that is repair of the fractures. जब हमारे बोन में जो है, बोन्स में फ्रैक्चर होता है, तो उस वक्त भी हमें उस बोन को रिपेयर करना पड़ता है, और उस रिपेयर के दौरान भी हमें बोन फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो ऑसिफिकेशन occurs in four situations. First is initial formation of bones in an embryo and fetus, and second is growth of, for the growth of bones during infancy,
childhood and adolescence, and third is the for the remodeling of bone, that is replacement of old bone tissue by a new bone tissue, and then the repair of bones during the fractures. Okay, that is the breaks in the bones, and this process also occurs throughout the life. कभी भी लाइफ में जो है ये फ्रैक्चर वगैरह या हमें बोन जो है रिपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है. सो अब ये बोन फॉर्मेशन जो है, जो ये प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन है, ये होता है जो है ये दो वेज से होता है. जो प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन है, ये इसके लिए जो है दो वेज है, जिन जिन वेज से ये ऑसिफिकेशन वाला प्रोसेस हो सकता है. First is intramembranous ossification, and second is endochondral ossification. Endochondral, that is intracartilaginous ossification. आप books में वो भी जो है देख सकते हैं, या cartilaginous ossification. Okay, so intramembranous ossification is the first process, and then second is endochondral ossification. Okay, ये दोनों जो है, ये दोनों प्रोसेसेस से, कोई भी एक प्रोसेस से जो है बोन फॉर्मेशन होता है. कुछ बोन्स जो है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से फॉर्म होते हैं, और कुछ बोन्स जो है वो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से फॉर्म होते हैं. देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ बोन टिश्यू और इन द हिस्टोलॉजी ऑफ बोन टिश्यू. कॉम्पैक्ट बोन हो चाहे स्पॉन्जी बोन हो, वही फॉर्म होनी है दोनों ही पैटर्न से, लेकिन ये जो है दोनों पैटर्न्स में डिफरेंस है. एक्चुअली देयर इज द डिफरेंस इन द प्रोसेस. बाकी जो एंड प्रोडक्ट है बोन फॉर्मेशन का, दैट विल रिमेन सेम इन बोथ द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. सो जो ये दोनों मेथड्स है बोन फॉर्मेशन के, whether it is intramembranous or this intracartilaginous, इनमें जो intramembranous ossification है, ओके, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन जो होता है वो डायरेक्टली होता है विद इन द मीजनकाइम. ओके, आई हैव टोल्ड यू, जब हम टिश्यूज का वो क्विज कर रहे थे, उस वक्त मैंने पूछा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, गिव मी द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू, और उस वक्त मैंने आपको कहा था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू. ओके, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो है दो टाइप्स के होते हैं. जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है. वन ऑफ देम इज मीजनकाइम, ओके, एंड सेकंड इज जो है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू. अब मीजनकाइम जो है, दैट इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो. अब उस मीजनकाइम से डायरेक्टली जो है हमें हमारी बोन फॉर्मेशन होती है. उसी मीजनकाइम से, उसी जो है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्टली जो है बोन फॉर्मेशन होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन? जो ये मीजनकाइम होता है, दैट इज अरेंज्ड इन शीट लाइक लेयर्स दैट रिजेंबल्स द मेम्ब्रेन्स. ओके, वो मेम्ब्रेन्स की तरह होता है, वो शीट लाइक अपीयरेंस होती है मीजनकाइम की, विच रिजेंबल्स द मेम्ब्रेन्स, और इसीलिए जो है इसे कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. अब ये इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, जो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन जो है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. अब इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो है, इट इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली जो है दोनों में जो है सिंपलर मेथड होता है ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. ओके, दोनों में जो इंट्रामेम्ब्रेनस है या कार्टिलेजन्स है, तो दोनों में जो है जो सिंपलर मेथड होता है, दैट इज इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. ओके, अब हाँ, तो अब ये जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लैट बोन्स होती है, फ्लैट बोन्स जो है, सॉरी, फ्लैट बोन्स जो है, सपोज द बोन्स ऑफ द स्कल. ओके, जो बोन्स ऑफ स्कल होती है, हमारे पास फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है. ओके, तो वो जो है फ्लैट बोन्स जो होती है वो फॉर्म होती है बाय दिस मेथड, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन. एंड देन मोस्ट ऑफ द फेशियल बोन्स जो है इस मेथड से जो है फॉर्म होती है. देन जो हमारा मैंडिबल होता है, दैट इज द बोन ऑफ द लोअर जॉ, ओके, वो भी इसी प्रोसेस से जो है फॉर्म होता है. और जो हमारे पास क्लैविकल होता है, क्लैविकल इज द कॉलर बोन.
वो क्लैविकल का जो मिडल पार्ट होता है वो जो है इस इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से फॉर्म होता है। ओके, तो इसके बाद जो है जो ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है ये कंप्लीट होता है इन 4 स्टेप्स। First is development of ossification center. Second is the process of calcification. Third is formation of trabeculae. And fourth is the development of the periosteum. Okay, first we will talk about sorry. First we will talk about the development of ossification center. जो डेवलपमेंट, इसके लिए मैंने अलग अलग स्लाइड्स नहीं बनाई है, तो आई विल एक्सप्लेन, तो आप लोग जो है ये नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक्स पे। तो जो ऑसिफिकेशन सेंटर है ये सबसे पहले जो है डेवलप हो जाता है। ऑसिफिकेशन सेंटर मतलब जहां पे ये बोन फॉर्मेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होना है, that is the ossification center, and there are two types of ossification centers, there is primary, there is secondary, वो हम आगे देखेंगे। so सबसे पहले जो है ossification center इस इंट्रामेम्ब्रेनस प्रोसेस में डेवलप होता है। ओके, अब वो वाली साइट जहां पे बोन को डेवलप होना है मीजनकाइम में या एम्ब्रियो में, वो साइट जहां पे बोन को डेवलप होना है, उस बोन में जो मीजनकाइमल सेल्स होती है, मैंने आपको अभी कहा जो मीजनकाइम है that is the type of embryonic connective tissue. So mesenchyme is a connective tissue, and उस connective tissue में definitely there will be cells, right? They are called as mesenchymal cells. अब वो मीजनकाइमल सेल्स क्या करती है, वो एक ही जगह जो है एक क्लस्टर बनाती है, कि वो एक ही जगह जमा होती है वो मीजनकाइमल सेल्स। और जब वो एक ही जगह जमा होती है देन दे स्टार्ट टू डिफरेंशिएट, देन दे स्टार्ट टू जो है डेवलप इनटू डिफरेंट सेल्स। एंड फर्स्ट दीज mesenchymal cells develop into osteoprogenitor cells, that is the osteogenic cells. And osteoprogenitor cells is the type of cell which is present in the bone tissue, that is the osteoprogenitor cells, जो मैंने आपको और एक नाम बताया था, that is osteogenic cells. So I am repeating, development of ossification center में उस साइट में मीजनकाइम के जहां पे बोन फॉर्मेशन होना है, वहां पे जो मीजनकाइमल सेल्स होती है मीजनकाइमल सेल्स होती है, वो मीजनकाइमल सेल्स एक ही जगह जमा होती है, दे फॉर्म ए क्लस्टर टुगेदर एंड देन दे स्टार्ट टू डिफरेंशिएट, and when they start to differentiate they are differentiated into first into the osteoprogenitor cells. And osteoprogenitor cells जो है वो आपको पता ही है कि they are जो है differentiated into osteoblasts। उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स है वो फॉर्म करती है osteoblasts, and osteoblasts is the second type of cell which is present in the bone tissue. And then जो osteoblasts या osteoprogenitor cells का अब ये cluster बनता है, which was first the cluster formed by the mesenchymal cells, then mesenchymal cells differentiate into osteoprogenitor cells, then they differentiate into osteoblasts. अब इनका जो ये center है, इनका जो ये cluster है, that cluster is called as ossification center. Okay, and then आपको पता ही है कि जो ये ऑस्टियोब्लास्ट्स है, ये हमने उनकी फंक्शंस जब बताई थी मैंने आपको, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है मैंने आपको कहा था कि दे आर द प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स, osteoblasts. So osteoprogenitor cells differentiate into osteoblasts, or osteoblasts start secreting the organic extracellular matrix of bone. Okay, organic extracellular matrix, that is the collagen fibers. Okay, mainly the collagen fibers, और उनमें जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करती है, और तब तक सिक्रीट करती है जब तक ये ऑस्टियोब्लास्ट्स कंप्लीटली जो है दे विल बी सराउंडेड बाय दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, फिर मैंने आपको कहा था कि जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, ये करते जाते हैं सिक्रीट जब तक ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है
इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में खुद ही ट्रैप ना हो जाए, और उसमें जो है फिर ये ऑस्टियोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं इनटू ऑस्टियोक्लास्ट्स। ओके, सो ऑस्टियोब्लास्ट जो है, सॉरी ऑस्टियोसाइट्स, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। देन द सेकेंड स्टेप इज कैल्सिफिकेशन। ओके, अब जो पहले जो है सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और फिर वो स्टॉप होता है। ओके, और वो जब स्टॉप होता है, when these osteoblasts stop secreting the extracellular matrix, now they are called as osteocytes. ओके, और osteocytes जो है अब क्या करते हैं कि जो है ये विद इन ए फ्यू डेज, जो ये ऑस्टियोसाइट्स है, विद इन ए फ्यू डेज दे स्टार्ट जो है डिपॉजिटिंग द कैल्शियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट्स। ओके, जो जब ये ऑस्टियोसाइट्स जो है ये फॉर्म होते हैं बाय दिस ऑस्टियोब्लास्ट्स, and how they are formed, osteoblasts stop secreting extracellular matrix, now they are जो है differentiated into osteocytes, and osteocytes within a few days they start depositing calcium and other mineral salts, और ये calcium जो है और mineral salts जो है ये डिपॉजिट किए जाते हैं इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इसकी वजह से हार्ड होता है, which we call it as कि ये हार्ड हो जाता है और it calcifies, and that process is called as calcification. Fine. So first is development of ossification center. Ossification center is the cluster of those osteoblasts or osteoprogenitor cells. Osteoblasts then start secreting extracellular matrix, and then extracellular matrix जब ये stop करते हैं secrete करना, then the ऑस्टियोसाइट्स जो किससे बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट से, ऑस्टियोसाइट्स जो है वो सिक्रीट करते हैं कैल्शियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट्स, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, राइट, और वो हार्डनेस की वजह जो है मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था कि जो है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन दैट इज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट्स, जिसकी वजह से ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिफिकेशन। एंड देन द थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रैबिक्यूले। अब जैसे ही ये बोन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, कैल्सिफिकेशन भी होता है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये डेवलप हो जाता है इनटू ट्रैबिक्यूले। ओके, और ट्रैबिक्यूले जो है ये परसों मैंने या कल मैंने आपको कंपैक्ट ये सॉरी स्पॉन्जी बोन में बताया था व्हाट इज ट्रैबिक्यूले। स्पॉन्जी बोन को हम कहते हैं ट्रैबिक्यूलर बोन, और फिर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये डेवलप हो जाता है इनटू ट्रैबिक्यूले, और फिर ये ट्रैबिक्यूले जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो बनाते हैं हमारी स्पॉन्जी बोन। ओके, और ये स्पॉन्जी बोन जो है ये फॉर्म की जाती है, या ये ट्रैबिक्यूले जो है ये एक आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और ये फ्यूज हो जाते हैं तो स्पॉन्जी बोन बनती है, और उसके बाद जो है ये स्पॉन्जी बोन जो है इट इज फॉर्म्ड अराउंड ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन द टिश्यू। ओके, और इन ट्रैबिक्यूले जो है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और इनके बीच में वो जो स्पेस रहती है दैट स्पेस जो है विल फर्दर जो है वहाँ पे बोन मैरो जो है रेड बोन मैरो स्टोर होता है। मैंने आपको पहले ही कहा फ्लैट बोन्स हमारी मैंडिबल, हमारा क्लैविकल, ये इस प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। तो दैट मीन्स वो जो बोन्स है दे आर नॉट लॉन्ग बोन्स, वो जो बोन्स है दे आर फ्लैट बोन्स। ओके, और फ्लैट बोन्स जो है वो वहां पे भी रेड बोन मैरो स्टोर होता है। ओके, और वहां पे रेड बोन मैरो स्टोर होता है, दैट मीन्स दे विल बी मेड अप ऑफ मेजरली ऑफ स्पॉन्जी बोन, और स्पॉन्जी बोन फॉर्मेशन के लिए वी नीड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैबिक्यूले। सो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हार्डन्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। उसके बाद दिस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है ये डेवलप हो जाता है इनटू ट्रैबिक्यूले, और ट्रैबिक्यूले फिर आपस में फ्यूज होते हैं, एंड इन दिस वे आवर स्पॉन्जी बोन जो है टिश्यू इज फॉर्म्ड। एंड लास्ट जो है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पेरियोस्टियम। फाइन, अब जब फॉर्मेशन ऑफ ट्रैबिक्यूले जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रैबिक्यूले के साथ साथ जो मीजनकाइम होता है, मीजनकाइम जो है
मीजनकाइम कंडेंस हो जाता है। ओके, ये कंडेंस हो जाता है एट द पेरिफेरी, एट द एंड्स। ओके, अंदर से नहीं, बाहर से ये कंडेंस हो जाता है, और इस कंडेंसेशन ऑफ दिस मीजनकाइम की वजह से पेरिफेरी में जो है वहां पे पेरियोस्टियम बनता है। पेरियोस्टियम इज द आउटर कवरिंग, इट विल बी प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ओनली, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिक्यूले के साथ साथ जो मीजनकाइम होता है वो पेरिफेरीज में कंडेंस हो जाता है, और देन after the condensation of this mesenchyme, the periosteum is formed. Fine. हाँ, आई एम रिपीटिंग बच्चा। जो हमारे पास जो ये फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिक्यूले जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिक्यूले इज फर्स्ट, ट्रेबिक्यूले जो फॉर्म होते हैं दैट दे आर फॉर्म्ड बाय व्हेन दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू ट्रेबिक्यूले। ओके, और फिर ये ट्रेबिक्यूले आपस में फ्यूज होते हैं एंड दे फॉर्म द स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में मैंने आपको कल दिखाया था स्ट्रक्चर में, दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस ट्रेबिक्यूले। ओके, और वो ट्रेबिक्यूले जो है फ्यूज होते हैं तो स्पॉन्जी बोन बनती है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ पेरियोस्टियम। अब हमारे पास जो ये मीजनकाइम था, मीजनकाइम में ऑल द मीजनकाइम इज नॉट, जो है वहां पे सारे मीजनकाइमल सेल्स जो है वो एक ही जगह जो है क्लस्टर नहीं बनाते हैं, सिर्फ उस जगह क्लस्टर बनाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे बोन फॉर्मेशन होनी है, और क्लस्टर बनता है उसके बाद जो है अ, उस क्लस्टर से जो है ऑस्टियोब्लास्ट बनती है। ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फिर ऑस्टियोसाइट्स जो है वो कैल्शियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट्स को ऐड करके उसको कैल्सिफाई करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। और फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डेवलप हो जाता है इनटू ट्रेबिक्यूले। ट्रेबिक्यूले आपस में फ्यूज होते हैं तो स्पॉन्जी बोन बनती है। अब ये मीजनकाइम का जो पेरिफेरी है, ओके, पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, अब वो बाउंड्री क्या होती है, वो कंडेंस हो जाती है। ओके, कंडेंसेशन ऑफ दिस पेरिफेरी ऑफ दिस mesenchyme leads to the formation of periosteum. So we have inside we have the compact bone, and outside जो है bone के surrounding में we have the periosteum. Periosteum is the outer covering of the bone. So हमारे पास जो है अब periosteum भी आता है। ओके, और